नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के इस कक्षा में। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रहना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं रहेंगे तो दूसरा उपाय ही क्या है। चलिए, तो आज हम लोग बिहार स्पेशल के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी में और दरोगा में भी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोग ये चीजें ध्यान में रखिए, जो आप पीटी का एग्जाम है अब एकदम नजदीक आ गया है। 30 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो देखिए, अब जो है कि आपका जुलाई लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, अगस्त और सितंबर जो 60 दिन बचा हुआ है, इसको मूल रूप से पूरा का पूरा पीटी में फोकस कर दीजिए। सारे टॉपिक को आप लोग पीटी को कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखना है। पहले फैक्ट वाला सिर्फ क्वेश्चन रहेगा नहीं, इसीलिए डेली 10 से 15 घंटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, बिहार, इन सब टॉपिक्स पे दीजिए आप लोग। ठीक है, और सारा असेसमेंट को कंप्लीट कीजिए और पूर्ण रूप से पीटी पे फोकस करना है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट रखते जाना है। ठीक है, तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही होगी, उम्मीद है, और उम्मीद तो रहना ही चाहिए। ठीक है, देखिए, अब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो बिहार में अनुसूचित जाति है, बिहार में लगभग 22 ऐसी जाति है जिसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। 22 जाति को, ठीक है, सॉरी, अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है 22 जाति को। और इसकी अगर जनसंख्या को अगर हम लोग देखें, फैक्ट भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति की जो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में पुरुष की बात करेंगे तो इसकी जो जनसंख्या है 79,64,360 और महिला है 73,79,855। ठीक है, और कुल जनसंख्या 1,53,44,215 ये कुल जनसंख्या है। ठीक है, महिला पुरुष को मिला दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जनसंख्या इतनी है। और अगर नगरीय क्षेत्र में बात करेंगे तो नगर में कितना है 6,41,893। ठीक है, और महिला की जनसंख्या कितनी है 5,81,217। और कुल जनसंख्या अगर इसका देखेंगे तो कितना है, तो 6 और 5 11 और लगभग देखेंगे 12 लाख हो जाएगा, 12,23,000। ठीक है, 110। ठीक है, और कुल जनसंख्या अगर इसका देखेंगे तो आप देख लीजिए, पुरुष और महिला अगर मिला देंगे, नगर और शहर सबको मिला करके सिर्फ पुरुष की जनसंख्या कितना है, पुरुष की जनसंख्या 86 लाख। ठीक है, 6,253 और महिला की जनसंख्या 79,61,072। ठीक है, और टोटल 1,65,67,225 है। ये इसकी जनसंख्या है। ठीक है, महिला पुरुष ग्रामीण नगर इसको बांट दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, इसके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, इससे जो क्वालिटी से संबंधित है ये, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यहीं पे इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, जो इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था किया गया है, तो संविधान में अगर आप जाएंगे तो भाग 1 में तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 है। जो भाग 2 है जिसमें नागरिकता है ना, और जिसमें 5 से 11 है। और भाग 3 में जाएंगे तो आपका मौलिक अधिकार है, जिसमें कि अनुच्छेद मतलब 12 से लेके 36 तक है। तो नागरिकता में इसको विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी धर्म, किसी भी जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको भाषा में लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। यानी कि अगर इसको भाषा में बोलेंगे तो राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पे विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको पता है, इसका मतलब ये हो गया कि धर्म, अगर अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि राज्य मतलब देश, ठीक है, देश किसी भी व्यक्ति से, धर्म हो या किसी भी धर्म से हो, किसी भी वंश से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो। ठीक है, किसी भी लिंग का मतलब आज कई प्रकार का लिंग होता है। ठीक है, महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, और इसको लेकर के आजकल विवाद तो चलता ही रहता है। और किसी भी जन्म स्थान के मतलब नाम पर कोई भी राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए
दूसरा है आपका अवसर की, अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता मतलब अगर राज्य में किसी भी प्रकार की नौकरी का प्रावधान होगा तो उसमें सबको समान अवसर देगा राज्य। लेकिन आप तो कहेंगे कि एसटी को, एससी को यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को न, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उन लोगों को छूट दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्या प्रावधान है? देखिए भाई, आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था और गुलामी से पहले राजतंत्र था, ठीक है, तो उस समय जो है कि ये जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को समाज में कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, यहाँ तक कि कुआं में जाने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना की है हम लोग, यानी कि संविधान में सबको अधिकार देने की बात की है। इसलिए जब देश आजाद हो गया तो पूरा देश के लोग आजाद हो गए, इसीलिए इन लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया आजादी के बाद। अब ऐसा क्यों किया गया कि अवसर की समानता, यानी कि सब व्यक्ति नौकरी में समान तरीके से हिस्सा ले सकता है। लेकिन आप कहेंगे एसटी को कम नंबर लाना पड़ता है ना, एससी को उससे थोड़ा सा और अधिक लाना पड़ता है, ओबीसी को उससे थोड़ा सा अधिक, जनरल कैटेगरी को कोई छूट नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ऐसा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब हमारे देश में राजतंत्र था, ये वैदिक परंपरा की बात है, जब कभी पॉलिटी विशेष पढ़ाएंगे तो उसमें गहरी चर्चा करेंगे मेंस लेवल से। ठीक है, अभी बस समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रहेगा और ये चीजें जान भी जाइए। देखिए, जब मतलब कि हमारे देश में राजतंत्र था, ये तो वैदिक काल से चलता आया। राजतंत्र के समय क्या था कि इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसकी समाज में बस्ती अलग होती थी, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। अब उसमें जो अधिकार नहीं था तो 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, जिसके कारण से ये लोग क्या हुआ, जो मतलब ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे वो जनरल कहलाए। ठीक है, जनरल वाले लोगों ने इन सभी पर एक निश्चित समय में शोषण किया। जब शोषण किया तो भाई उसको समाज में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहा, तो वो विकसित नहीं हो पाए, उसको ठीक से भोजन नहीं मिला, तो उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया। ठीक है, इस कारण से न तो वो आर्थिक रूप से मजबूत थे, न तो वो मानसिक रूप से मजबूत थे, किसी भी प्रकार से वो मजबूत नहीं थे। ठीक है, और जब हमारा देश अचानक आजाद हो गया और हम बोलेंगे कि अवसर की समानता तो दे देंगे, लेकिन अब ये जनरल कैटेगरी के लोग जो पढ़ने लिखने में ठीक था, मतलब उसका खाना पीना भी ठीक था, उसका माइंड भी डेवलप था, विकसित था, अब उससे इसका टक्कर अगर इससे करवा दिया जाए, जिसको समाज में किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, ठीक से भोजन नहीं मिलता था, अब उसको भी आर्मी में उतना ही दौड़ाया जाए जितना इसको दौड़ाया जाए, तो दौड़ पाएगा? इसीलिए बोला भाई कि जो निचले तबीले के लोग हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसको विशेष प्रावधान कर दो, इसको किसी भी प्रकार का छूट नहीं दो, इसको छूट दे करके, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, और जब दोनों एक समय बराबर हो जाएगा तब इसका छूट को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता तो कहा गया है, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी को छूट दिया गया है, इसी कारण से छूट दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसकी विशेष चर्चा हम अलग टॉपिक में करेंगे पॉलिटी में। ठीक है, और आपको पता है कि अब धर्म, वंश, जाति के आधार पर पहले भेदभाव होता था, तो आप अब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, पहले समाज में खूब छुआछूत चलता था ना, आप लोगों को पता ही है, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको कानून के अंतर्गत रख दिया गया, आप अब किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि सरकारी संस्थाओं में प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा, मतलब कि अगर किसी भी प्रकार का सरकारी संस्थान है तो उसमें किसी भी धर्म, जाति, वंश के लोग जा सकता है, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऐसा इसलिए लिख दिया गया क्योंकि पहले भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही, वो तो मतलब महार जाति से था, यानी कि चमार जाति से था, तो उस समाज से लोगों को भेदभाव था।
ठीक है, सारे समाज में जनरल कैटेगरी के बच्चा पढ़ने जाते थे, लेकिन एकमात्र बच्चा था, ठीक है। उस समय बस्ती अलग अलग होती थी, ठीक है। जो उच्च वर्ग होते थे उसकी बस्ती अलग, जो निम्न वर्ग होते थे उसकी बस्ती अलग होती थी, ठीक है। तो उच्च वर्गों के लोग तो स्कूल जाते थे, लेकिन निम्न वर्गों के लोग स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि भाई उसको ठीक से भोजन नहीं मिलता था, ठीक से अधिकार नहीं था, साथ साथ बैठने का अधिकार नहीं, पानी का अधिकार नहीं, वो स्कूल कैसे जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र बालक था, ठीक है, जो जनरल स्कूल में जाके, ठीक है, वो पढ़ाई करता था। मतलब गेट के बाहर उसको बैठाया जाता, क्योंकि गेट के अंदर आता था तो कोई बच्चा उसके साथ में बैठना नहीं चाहता था, उससे छुआछूत किया जाता था। उसी का अंत किया गया, ठीक है। इसीलिए सरकारी संस्थाओं में किसी प्रकार का वर्जित नहीं रखा गया कि सभी धर्म के लोग आ सकता है, पहले भेदभाव किया जाता था, ठीक है। देखिए, तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा, चलिए अब कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो मतलब कि कानून में उसका ये नहीं, न्यायालय में आप लेके नहीं जा सकते। जैसे इसका अगर उल्लंघन होगा तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जाएंगे कोर्ट में कि देखिए सर मेरे साथ भेदभाव किया है, ठीक है, छुआछूत किया है, आप इस पे ऊपर जुर्माना लगाइए, जो भी योग्य होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको आप न्यायालय में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 46, इसमें अनुच्छेद 38 और 46 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य, ठीक है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा राष्ट्र जीवन में सब संस्थाओं के अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। देखिए अब इसमें इसको जो है ना DPSP में रखा गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में रखा गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। उसमें ये प्रावधान बना दिया गया कुछ आर्टिकल के तहत कि भाई राज्य के पास जब पैसा आएगा ना तब कल्याणकारी काम करेगा, ठीक है। जब पैसा आएगा तब कोई भी प्रावधान लागू करेगा, ठीक है। पैसा आए, जैसे कि स्कूल में मिड डे मील योजना आता है, ठीक है। पहले देश के पास भूखमरी था, ठीक से खाने नहीं मिलता था लोगों को, तो सरकार बोला क्या अभी कुछ ऐसी चीजों को विशेष अधिकार नहीं दो, ठीक है। बाद में जब राज्य के पास जैसे जैसे पैसा आते जाएगा तो राज्य खुद कल्याणकारी काम करेगा। तो अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 46 में यही प्रावधान है कि उसके कल्याण के लिए काम किया जाए, ठीक है। आप लोग इस दोनों सेक्शन को एक बार ठीक से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 46 में है कि राज्य की ओर से जनता के दुर्लभ वर्गों अनुसूचित जातियों जनजातियों को आर्थिक शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अधिक उन्नति कर सके, अनुच्छेद 46 के तहत, ठीक है। लेकिन ये कब, जब राज्य को पैसा आएगा तब। ये दोनों अनुच्छेद राज्य को पैसा आएगा तब लागू करेगा, लेकिन ये अनिवार्य है लागू करना। इसके साथ कोई अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में केस करने जा सकते हैं कि राज्य ने हमको स्कूल में जाने से रोका, हमसे छुआछूत किया, तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों अनुच्छेद को लेकर के आप केस नहीं कर सकते, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए जो है कुछ ऐसे आर्टिकल है जैसे 330, 332, 334, ठीक है। इसमें क्या किया गया, संसद तथा विधानमंडल में 20 वर्ष के लिए विशेष, देखिए इसमें ये लिखा गया है कि ये 3 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, संसद तथा राज्यों के विधानमंडल में 20 वर्षों तक इसे प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधाएं दी जाएगी। यानी कि भाई ये है कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोग संसद में जाएगा तो 20 वर्ष के लिए इसको विशेष सुविधाएं दिया गया था, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति का लोग जब जाता था ना संसद में, कोई इसके साथ बैठना नहीं चाहता था, इसीलिए इसको जो है विशेष सुविधाएं दिया गया, ठीक है। तो ये प्रावधान है, तो ये मतलब कि प्रावधान हो गया किसका, अनुसूचित जाति का। अब इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आया है, आपको पता भी है, ठीक है। इसका धारा है 3, 4, 5 और धारा 7, इसमें इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा एक एक करके, क्योंकि ये धारा पूछ भी सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। देखिए इसमें जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 1955 में, इसके तहत अनुसूचित जाति को क्या क्या प्रावधान किया गया। तो धारा 3 में क्या कहा गया है कि देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश से की जो है कि स्वतंत्रता होगी। यानी कि धारा 3 में किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल अगर वहां होगा तो वहां सभी प्रकार के लोग जाने में स्वतंत्र होंगे।
आपको पता है कि पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। माना जाता था कि मंदिर अपवित्र हो जाएगा, चापाकल छूने का अधिकार नहीं था, कुआं से पानी निकालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। वो पहले तो छोड़िए, वर्तमान में एक न्यूज आया है, झारखंड का कौन सा जिला है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, हाल फिलहाल का न्यूज है, ठीक है। वहां अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं को कुआं से पानी निकालने का अधिकार नहीं है एक क्षेत्र में। वहां जब उच्च वर्ग की महिला आती है पानी लेने के लिए तो वो कुआं से पानी निकालती है तो उसको भी डाल देती है। अगर कुआं के पास कोई नहीं रहता है वो खड़े रहती है लेकिन पानी नहीं निकालती। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज आया है, ठीक है। तो देखिए, कानून तो बन जाता है लेकिन धरातल पे लागू होने में उसको समय लगता है, ठीक है, उसको समय लगता है। तो धारा 3 में ये कहा गया, ध्यान रखिएगा कि पूजा स्थल में वर्जित नहीं किया जाएगा, सब कोई जाने में स्वतंत्र होगा। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, ठीक है। उसके बाद धारा 4 में क्या कहा गया है, धारा 4 के अंतर्गत किसी भी नदी, कुआं, नल, घाट, शमशान या कब्रिस्तान के स्थान को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। नदी में, तालाब में, शमशान घाट में, ये सब जगहों पे सब व्यक्ति जाने के लिए स्वतंत्र है। पहले नदी तालाब में हर कोई नहीं नहा सकता था, ठीक है। आपको पता है कि अंबेडकर ने इसके लिए जो है कि कई सारी मतलब ये लड़ाई है कि तालाब में पानी पीने के लिए उन्होंने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, ठीक है, तब जाकर के अधिकार मिला है। पहले तालाब में सब नहीं ना, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं नहा सकते थे, ठीक है। तो इन सब के लिए अनुच्छेद धारा 4 में प्रावधान किया गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पूजा स्थल और ये नदी, तालाब, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ये सारी चीजें, ठीक है। धारा 5 के अनुसार क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता के आधार पे, ठीक है, कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचने या किसी की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी दुकानदार किसी भी चीज को बेचने और सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। सबको सब चीजें दे सकता है दुकानदार। लेकिन पहले क्या होता था, अगर अनुसूचित जनजाति के लोग या अनुसूचित जाति के लोग या नीचे जाति के लोग जाते थे मतलब दुकान में, तो उसको सामान हाथ में नहीं दिया जाता था, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पर्सनल में एक मेरी मतलब ग्रैंड मदर लगेगी, ठीक है, मैं उनको पर्सनल में जानता हूँ, उनका दुकान है, ठीक है। अब वो गुजर गई, मतलब मैं उनको पर्सनल जानता हूँ। वो उनका दुकान था और वो हाथ में जो मतलब निचले तबीले के लोग जब आते थे उनका हाथ से वो पैसा नहीं लेती थी, पैसा बोलती थी रख दो और वो चल जाती, तो उसके बाद सिक्का आ रहा था उसको डूबा हाथ में धो करके फिर वो रखती थी। और नहीं तो कागज का पैसा रहेगा तो उनका कोई आएगा तब उठाएगा, ये सिस्टम था। उनको सामान फेंक के दिया जाता था। आज भी कई सारा समाज इससे जो है कि वंचित नहीं है, अभी भी ये चीजें चल रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब समाज में सुधार आ रहा है, बदलाव आ रहा है परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। तो धारा 5 में ये प्रावधान है। धारा 7 में क्या प्रावधान है, धारा 7 के अनुसार इस कानून के किसी भी नियम को न मानने वाले या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा। यानी कि ये तीनों कानून जो भी नहीं मानेगा, ठीक है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये चीजें इसमें मतलब 4 में है, ठीक है। 3 में जो है कि नदी, तालाब, ये चीजें रखा गया है, दुकान, ये चीजें रखा गया है। किसी भी दुकान में सब कोई जा सकता है, ठीक है। अगर इससे कोई भेदभाव करता है तो उसको जो है धारा 7 के तहत उसको दंडित किया जाएगा, उस पर दंड लगाया जाएगा, या तो उसका कैद होगा या वो जिस प्रकार से बढ़ावा देगा उस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, और जो अनुसूचित जाति के लिए कई सारे कल्याणकारी योजना लागू किया गया, ठीक है, इसकी भी हम चर्चा कर दें। जैसे कि इसको जो है कि वयस्क माताधिकार दिया गया ना, सबको विशेष रूप से वयस्क माताधिकार दिया गया इन लोगों को, ठीक है। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में इनकी नियुक्ति की जाने लगी न, पहले नहीं होता था इनकी नियुक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के हर सेवाओं में, ठीक है। अब देखिए, आर्थिक अयोग्यता को दूर करने के लिए कई सारा, यानी कि अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से ये कमजोर था, तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने कई सारी योजना चलाया, ठीक है। जैसे कि महादलित आयोग का गठन किया, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी कल्याण के लिए ये महादलित आयोग आया है। किसकी कल्याण के लिए? अनुसूचित जाति की कल्याण के लिए। ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जनजाति और जाति में अलग अलग चीजें हैं। तो अनुसूचित जाति की कल्याण के लिए महादलित आयोग बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था जो गिरा हुआ था उसको मतलब आगे बढ़ा सके,
ठीक है। तो इसको लाने का मूल उद्देश्य यही था कि राज्य ने अनुसूचित जातियों में, ठीक है, जो सर्वाधिक वंचित समाज था, वंचित का मतलब उसको और कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उसको अधिकार नाम का चीज ही पता नहीं था, ठीक है, वैसे जातियों को चुना और उसमें से देखा गया कि जो 22 जाति है इस श्रेणी में आता है, ये 22 जाति के पास किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं जाती थी। इन सब को चुन करके अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा और इसके लिए एक आयोग बना दिया कि ये इसके विशेष ध्यान दे देगा कि उसकी समाज में जो है विकास या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, महादलित आयोग, ठीक है, इसके लिए किया गया, ठीक है। इसलिए जो वंचित समाज था शैक्षणिक स्तर पे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी स्तर पे मतलब ये नीचे तबित ले गए थे, इसको किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसीलिए इसके लिए कौन सा आयोग, महादलित आयोग बनाया गया, ताकि इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों का ध्यान रख सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब पता है कि वर्तमान में जो वंचित तबका जो मतलब उत्पीड़ित है, उसके लिए जो है उसकी सहयोग के लिए कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर की स्थापना किया गया न। उसमें देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो समाज के जो लोग हैं उसका उसमें फ्री में एडमिशन होता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो क्या हो सके, विकसित हो सके, ठीक है, वो भी समाज के हर चीजों को समझ सके न। जो महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उसके नाम पे कस्तूरबा स्कूल चलाया गया, उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति और जाति की बच्चियों का ही एडमिशन होता है, सबका नहीं होता है न। और उसमें उसका रहना, खाना पीना सब चीजें उसमें मिलता है कस्तूरबा में। इन लोगों को विशेष सुविधाएं दिया गया ताकि वो लोग क्या हो सके, एक समय में इसको बराबरी आ सके। और इसको यही रोक दिया गया और इसको स्पीड से बढ़ाने का प्रयास किया ताकि दोनों क्या हो, एक समय में बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको कौन सा सुविधाएं दिया गया है जो। और उसके बाद दशरथ मांझी कौशल विकास योजना इसी के लिए लाया गया है, लिख लीजिएगा आप लोग, हम यहाँ नहीं लिख पाए हैं। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना इसी के लिए लाया गया है। उसके बाद देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर ये मतलब प्रावधान लाया, मतलब बोला एक प्रकार से, मतलब बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये अनुशंसा किया मुंगेरी लाल आयोग की अध्यक्षता में, ठीक है। तो बिहार सरकार ने इसके लिए क्या किया, 13 सितंबर 1978 को अनुसूचित विकास निगम की स्थापना किया। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में, मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में, किसकी अनुशंसा पर, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है। तो मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में अनुसूचित विकास निगम की स्थापना किया गया। ये सब चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए, और ये क्यों लाया गया, ताकि इसको वित्त संपदा प्राप्त हो सके। इन लोगों के पास ये आर्थिक रूप से बहुत ही मतलब पिछड़े हुए थे, उसको वित्त सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था लाया गया, ठीक है। चलिए, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति को देखिए अब। देखिए, बिहार में जो है ना, हम आप लोगों को इसका नाम नहीं बताए, ठीक है। गूगल में भी सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा, 2-4 गो का नाम हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे में उसमें बातर है, बावरी है, भोंगता है, भुइया है, चमार है, मोची है, चौपाल है, ठीक है, दबगर है, धोबी है, डोम है, धांगर है, ठीक है, दुसाद, धारी, धाड़ी, ठीक है, घासी, हलाल खोर, ठीक है, हाड़ी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुड़िया, ठीक है, लाल बेगी, ये मुसहर, ठीक है। और ये इस प्रकार से 22 अनुसूचित जाति है। आप लोग गूगल में भी सर्च मारिएगा ना, बिहार की 22 अनुसूचित जाति, तो मिल जाएगा। हम कुछ का नाम बता दिए, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति में आइए। अब देखिए, जो अनुसूचित जनजाति है उसका भी कुछ नाम देख लीजिए आप लोग। देखिए, बिहार में 23 प्रकार का अनुसूचित जनजाति है। उसमें से अगर देखा जाए कौन कौन सा है, जैसे कि इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, असुर है, अंगरिया है, बैगा है, बंजारा है, ठीक है,
धतूरी है, भेंडिया है, बिंजिया है, बिरहोर है, ठीक है, बिरजिया है, चेरो, चीक, बड़ाइक, गोंड, गौरत, हो, करमाती, कंवर, इस प्रकार से 33 है। आप लोग गूगल में देख लीजिएगा, वो पूछिएगा नहीं, ठीक है। बस ये वो रहेगा कि बिहार में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है, ठीक है, यही रहेगा। अनुसूचित जाति कौन सी है, बस इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो है 33 प्रकार का है बिहार में अनुसूचित जनजाति। और इसका जो मूल धर्म है ना, इसका जो धर्म है, या तो ये मूल धर्म है, यानी कि उसका मतलब प्रकृति की पूजा करता है वो लोग, ठीक है। और इसी के कारण तो हमारा प्रकृति बचा हुआ है, पर्यावरण बचा हुआ है, ठीक है। तो ये या तो मूल धर्म यानी कि अनुसूचित जाति जो प्रकृति की पूजा करता है वो मानता है, या फिर ये ईसाई को मानता है, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है इसमें हस्तक्षेप करके इसको ईसाई बना दिया था। या तो पहले तो ये मूल धर्म को मानते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो इनको जबरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करवाया, ठीक है। तो इसीलिए वर्तमान में जो जनजाति है ना, उसका 2 प्रकार है बिहार में भारत में भी, ठीक है। या तो वो मूल धर्म से जुड़ा हुआ है, या तो वो ईसाई धर्म को मानता है, ठीक है। ईसाई धर्म यानी कि जाइएगा आप लोग ना संथाल के वहां, तो देखिएगा संथाल के घर में जो है, घर के वो लोग अभी मिट्टी का घर बनाते हैं, बाहर में इस प्रकार से क्रॉस लगा देंगे मिट्टी का। ये क्या है, ये ईसाई धर्म का प्रतीक है, ठीक है, ये क्रॉस। देखिए ये जो पर्व त्योहार मनाते हैं, इसमें आपका है सरगुल है, ठीक है। इसमें सरहुल नहीं, हमको यहाँ कंफ्यूजन लगा इसलिए हम देख रहे, ये सरहुल है, ठीक है, सरहुल है, सरहुल है। कर्मा तो आप लोग जानते ही होंगे, कर्मा है, ठीक है, नवाखानी है, खुंट है, खुंट पूजा, ये सब इसमें मतलब प्रचलन में है, ये ध्यान में। और इसका जो विवाह परंपरा है, इसमें वधू मूल्य का प्रावधान था, लेकिन अब नहीं रह गया, ठीक है। अभी भी कुछ समाज में है, कुछ समाज में नहीं है। वधू मूल्य परंपरा का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे समाज में जब विवाह होता है तो हम लोग लड़का को दहेज दिया जाता है, लेकिन जनजाति समाज में विशेष परंपरा क्या था कि उसमें लड़की को मतलब लड़का वाला खुद कुछ देता था, ठीक है, वधू मूल्य के रूप में। यानी कि अगर किसी लड़की को किसी समाज से लाया जाएगा तो लड़की को ही दिया जाएगा, लड़का नहीं लेगा, लड़की को दिया जाएगा। पैसा तो नहीं था, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे की तो कमी रहती है, तो कुछ मतलब अनाज हो गया, या उन लोगों में जो चीजें बहुमूल्य होता है वो चीजें दान में दिया जाता था। तो इसको वधूमूल्य परंपरा कहा जाता था। अब कम हो गया है, अब तो उल्टा दहेज लेने लगा है, क्योंकि हमारे समाज से ये क्या हो गए, प्रभावित हो गए इसके कारण से, ठीक है। तो इसमें वधूमूल्य का प्रावधान था। और ये लोग सिंहबोगा का पूजा करते हैं, ठीक है। सिंहबोगा ये लोग मानते हैं कि ये लोग जो जीव और निर्जीव यानी जीव अजीब है, ये सभी का जो है कि रचनाकार ये लोग सिंहबोगा को मानते हैं। तो इसका देवता क्या है, सिंहबोगा है, इसी का ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है। अब बिरसा मुंडा अपने आप को सिंहबोगा का ही प्रतिनिधि घोषित किए थे, इसीलिए जनजातीय समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में उसको अभी भी देवता के रूप में पूजा जाता है, बिरसा मुंडा को, ठीक है। अब देखिए इसकी जनसंख्या कितनी है, देख लीजिए, तो 13,36,573, और इसका पुरुष की जनसंख्या इसमें इतना है, महिला में यानी पुरुष कितना है 6,82,516 और महिला में 6,54,057। बिहार की कुल जनसंख्या का 1.3% जो है ये जनसंख्या है, ठीक है, इसका जनजाति का, ठीक है। अब देखिए इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15 का 4 में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हितों का, ठीक है, विशेष प्रावधान किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद कितना में, तो 15 में, ठीक है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास के लिए इसका हितों के लिए इसका विकास किया जाएगा, ये 15 का 4 में है, ठीक है। ये क्लॉज है, आप लोग क्लॉज और सब क्लॉज तो जानते होंगे, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि डायरेक्ट हो गया आर्टिकल 15, ये डायरेक्ट हो गया 15। अगर ब्रैकेट में मान लीजिए 1 होगा तो यहाँ पे आप बोलेंगे आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, ठीक है। और क्लॉज 1 का अगर और एक ब्रैकेट हो जाए तो ये सब क्लॉज ए, तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, लेकिन डायरेक्ट रहेगा 15 का 1, तो ये हो गया 15 का 1। अगर ब्रैकेट में क्लॉज 1 और यहाँ पे ए रहेगा तो 15 का क्लॉज ए का ए, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट 15 का ए इसको बोलेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं रहा तो ये अनुच्छेद 15 का क्लोज 4 है, ठीक है,
क्लॉज 4, ये सब जानकारी के लिए बता दिया, हालांकि ये पॉलिटी में चर्चा करेंगे अलग से। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 में इसका शैक्षणिक हितों का विकास और पदों की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके लिए। ठीक है, 19 का 5 में संपत्ति के हित की इसके लिए सुरक्षा किया गया है कि इसकी संपत्ति ये कैसे एकत्रित कर सके, क्योंकि ये लोग तो पहले संपत्ति एकत्रित नहीं करते थे। ठीक है, प्रकृति में रहते थे और इनके साथ दोहन शोषण भी किया जाता था, क्योंकि इनकी ये जानकारी की मतलब कि ये इनको जानकारी कम रहती थी इसीलिए। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम। बालाश्रम का मतलब हो गया कि बच्चों से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप मतलब काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुसूचित जनजाति में क्या होता था, भाई जनजाति है तो उसको क्या पता। ठीक है, उस तो बचपन में पैदा हुआ, अब चूहा मारने तो मतलब जानवर को मारने, क्योंकि उसी से उसका जीवन चलता था। लेकिन अब संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया कि वो भी अपने इस बच्चे को स्कूल भेजे, उसके लिए कस्तूरबा बनाया गया, उसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था किया गया। ठीक है, ताकि उसके भी बच्चे स्कूल जाएं, ताकि वो भी विकास करे, डेवलप हो। ठीक है, इसीलिए तो अब वो मानव उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारा समाज भी उससे दुर्व्यवहार करता था, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 46 के तहत शिक्षा व अर्थ संबंधी, अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स, पैसा। ठीक है, शिक्षा और मतलब अर्थ संबंधी हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया इसके लिए। ठीक है, अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 कल्याण के लिए जो है कुछ राज्यों में एक मतलब मंत्र, हाँ इसमें क्या किया गया कि इसकी कल्याण के लिए, अनुसूचित जनजाति की कल्याण के लिए कुछ राज्यों में एक मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जहां पे इसकी जनसंख्या अधिक है वहां पे इसके लिए मंत्री का गठन किया जाएगा, ताकि वो इसके लिए काम करे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 330, ये एकदम ध्यान में रखना है आप लोगों को, लोकसभा में आरक्षण। अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। कितनी सीटें हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 332, ये भी ध्यान में रखिए, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा में आरक्षण 330 और राज्य के विधानसभा में आरक्षण जो है 332 के तहत। पता है कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट में 2 सीट आरक्षित किया गया अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि वहां पे चुनाव सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही लड़ सकते हैं। उसमें से 2 सीट में एक मनिहारी विधानसभा क्षेत्र है, एक कटोरिया विधानसभा क्षेत्र है। ये मनिहारी विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो मेरा प्रखंड है। ठीक है, और दूसरा कटोरिया विधानसभा क्षेत्र, ये बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कटोरिया। ये 2 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया बिहार में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए दावे का प्रावधान, यानी कि ये भी किसी भी सेवा पद मतलब कि किसी भी पद के लिए ये भी दावा करेगा, ये भी दावा कर सकता है, इसके लिए विशेष प्रावधान बना दिया गया। ठीक है, आप हम इसको वंचित नहीं रख सकते हैं। ये नहीं कि भाई कि तुम अछूत हो, तुमको इसमें मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 3 PhD किए हुए हैं। ठीक है, अमेरिका से इंग्लैंड से पढ़ के आए, 3 PhD किए हुए थे। और कानून के मामले में उसके सामने में हिंदुस्तान में कोई भी उस समय जानकार नहीं था अम्बेडकर के सामने में। लेकिन इंग्लैंड से भी पढ़ के जब आए थे तो उसको गायकवाड़ के सहयोग से वो गए थे, बड़ोदरा के गायकवाड़। तो जब गायकवाड़ ने उसको PCS की नौकरी दिया, PCS एक अधिकारी बनाया, यानी कि SDM रैंक का अधिकारी बनाया। और जब वो अधिकारी बन गया था ना, तो उसका स्टाफ उसको रजिस्टर उसके हाथ में नहीं देता था, कभी रजिस्टर फेंक के देता था। सोचिए, ये आप सोचिए कि एक SDM पद के लेवल के व्यक्ति को उसका स्टाफ, ठीक है, उसका जाति से सिर्फ उच्च था तो उसके साथ नहीं जाता था, उसको पानी नहीं देता था पीने के लिए, ये जबकि वो एक उच्च पोस्ट पे था। तो समाज में सिस्टम तो बन जाता है लेकिन लागू होने के लिए बहुत वक्त लगता है। ठीक है, इसीलिए उसको जो है दावे का प्रावधान किया, नहीं हम दावा कर सकते, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, 335 के तहत। उसके बाद 338 के तहत राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है 338 के तहत, जो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए काम करेगा। ठीक है, हालांकि आयोग ये सब आप लोगों को पॉलिटी में अच्छे से पढ़ाएंगे।
ठीक है, अभी बस इसको जानना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। दूसरा 339A में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, एक आयोग बनाया जाएगा किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुच्छेद कितना? 339A के तहत। ये सब आर्टिकल को एक बार आप लोग पॉलिटी में देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से याद रहेगा। अनुच्छेद 275(1) और 239(2) में भी इसका प्रावधान है। इसमें क्या क्या प्रावधान है? हाँ, कितना है? 275 का 1 और 239 का 2। हाँ, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाएगा। 275(1) के तहत जो राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में अधिक जनसंख्या है उसको संघ यानी केंद्र उसको अनुदान देगा कि भाई आप इसके लिए काम करो। किसके लिए? अनुसूचित जनता। तो संघ यानी कि केंद्र सरकार राज्य को अनुदान देगा जहां इसकी जनसंख्या अधिक होगा, जैसे पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, उसके बाद 239(2) में केंद्र कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम को लागू करने का निर्देश देगा। यानी कि केंद्र सरकार जो है 239 के तहत राज्य को बोलेगा जो भी सिस्टम इसके लिए बनाया गया है, ये सारा प्रावधान उसको लागू करो। ठीक है, राज्य उसको छुपा नहीं सकता है, उसको लागू करने का निर्देश देगा कौन? केंद्र सरकार। तो ये दोनों केंद्र से संबंधित है। ठीक है, केंद्र जो है राज्य को विशेष प्रावधान देगा, खर्च देगा और उस पर निगरानी रखेगा। राज्य सरकार के द्वारा जो है विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग की स्थापना किया गया है। किसके विकास के लिए? इन लोगों के विकास के लिए। कौन किया है? तो राज्य सरकार। और इसका अनुसूची 5 में भी इसका विशेष प्रावधान है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। ठीक है, अनुसूची 5 में एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, देखिए हालांकि हम इसमें कुछ विशेष खास चर्चा तो किए नहीं, लेकिन सारे चीज मुद्दों को बता दिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बन जाए। ठीक है, हालांकि ये सब पॉलिटी का मुद्दा है, पॉलिटी में विशेष चर्चा किया जाएगा अलग से, ताकि मेंस भी आप लिख पाए। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, आप लोग बीपीएससी में पूर्ण रूप से लग जाइए, उसमें 1% भी कटौती नहीं करना है। इस बार पीटी निकालना है तो जोड़ लगा देना है। अब जो 60 दिन बचा है आप दिन मतलब कर लीजिए, 15 घंटा एक दिन में पढ़ना है और एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट को लेके चलिए। पहले तो डेली बाय डेली करंट को पढ़ना ही है, 2 घंटा दे दीजिए करंट को। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन रहता है लगभग। उसके बाद जो भी समय बचा हिस्ट्री, जो भी आप सब्जेक्ट बना लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी या साइंस, जो भी सब्जेक्ट कि डेली जो है 10 दिन में हमको हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म करना है। यानी 15 घंटा पढ़ना है तो उसमें सीधा सीधा 2 घंटा करंट को दे देना है, 6 घंटा या 5 घंटा पॉलिटी को, 5 घंटा हिस्ट्री को देना है। इस तरीके से करते चलना है और डेली सेट लगाना है, एक सेट 150 क्वेश्चन का। इसमें कंप्रोमाइज मत कीजिए अपने आप से। ठीक है, लड़ना है ना, आगे निकलना है ना, पीटी है, अब आसान नहीं होता है। ठीक है, और कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर जिंदगी से कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। ठीक है, भटकते रह जाइएगा, इसीलिए थोड़ा सा कष्ट देना है। ठीक है, जिंदगी है भाई, कभी न कभी तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए आप ये मत सोचिए कि नौकरी मेरे पास आए, नहीं, आप इतना मेहनत कर दीजिए, नौकरी का जो स्तर है ना उससे भी आगे पढ़िए, ताकि नौकरी को खुद लगे नहीं भाई इस व्यक्ति को नौकरी अनिवार्य है देना, आपका खुद हो जाएगा। अब आप इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जल्दी हो तब नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? उससे भी नीचे पढ़ रहे हैं, जो वो पूछ रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, उससे आगे पढ़ना है। ठीक है, ताकि निम्न स्तर का जो क्वेश्चन पूछे वो खुद बन जाएगा। ठीक है, अपने अंदर। और सबसे बड़ी चीज होती है कि अपने अंदर से आपकी जो विचार है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दिखावा करें आप कि हम बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भाई। ठीक है, जो गुण होता है ना वो अंदर से बनाना पड़ता है। ठीक है, आप बाहर में कुछ और गालियां बकेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और इंटरव्यू में जाके एकदम शांत स्वभाव से बैठ जाएंगे, आसान नहीं होता है। ठीक है, वहां जो बैठे हुए लोग होते हैं ना वो ड्यूटी से रिटायरमेंट होते हैं, जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं वो गुजर चुके होते हैं, इसीलिए उससे गद्दारी नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपने अंदर में ठीक है एक विश्वास के साथ साथ ईमानदारी लानी है। ठीक है, आपको खुद में लगना चाहिए कि नहीं भाई मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा हूँ।
और उस अधिकारी के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। उस अधिकारी के लेवल से हम काम करेंगे, समाज को सोचेंगे, ये समाज के विकास की और गति के लिए सोचेंगे। ये नहीं कि दिखावा करना है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हर चीजों को अपने गुण, अपने अंदर वो सारी चीजें लाना पड़ेगा, तब जाके एक प्रशासनिक अधिकारी बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम आप लोग को अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, बिहार का पॉलिटी, ठीक है। उससे क्वेश्चन ज्यादा रहता है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, खत्म कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले क्लास से आप लोग को बिहार का पॉलिटी पढ़ाएंगे, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगता है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।